देखो बच्चों, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आगे करवा रहा हूँ। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके बीएससी में 3rd चैप्टर आता है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आता है कॉम्पैक्टिबल सिस्टम। तो जब कॉम्पैक्टिबल सिस्टम आता है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉम्पैक्टिबल सिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्पैक्टिबल सिस्टम होता क्या है। निकालेंगे कैसे, चेक करेंगे कैसे, वो तो बाद की बात है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, फिर ये भी देखें क्या करेंगे, क्या यूज है, वो बाद की बात है। ठीक। कॉम्पैक्टिबल सिस्टम, सुनो क्या होता है कॉम्पैक्टिबल सिस्टम। जब दो सिस्टम आपको दिए जाएं, मतलब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम ये दे रखा है और एक ये, दो दे रखे हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे आप तो इसका सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, इन्फिनिटली मानी आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे। अब इसके सॉल्यूशन आएंगे, इसको सोल्व करोगे तो ध्यान से सुनना, इसके सॉल्यूशन भी आएंगे, इसके सॉल्यूशन भी आएंगे। ठीक बात है। तो इन सिस्टमों का कॉम्पैक्टिबल कब बोला जाएगा? जब इस सिस्टम का सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन बन जाए और इसका सॉल्यूशन इस सिस्टम का सॉल्यूशन बन जाए, या इनके सॉल्यूशन कॉमन हो जाए। दोबारा सुन लो ध्यान से, ये दो सिस्टम हैं, इनको कॉम्पैक्टिबल कब बोला जाएगा? जब इसके जो सॉल्यूशन है वो इसके सॉल्यूशन बन जाए और इसके जो सॉल्यूशन है वो इस सिस्टम के क्या बन जाए, सॉल्यूशन। दोबारा सुन लो, कॉम्पैक्टिबल क्या होता है? कॉम्पैक्टिबल सिस्टम बोला जाएगा इन दो सिस्टम को अगर इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन बन जाए और इसका सॉल्यूशन या इसके सॉल्यूशन, ये बोल ले सिंपल लैंग्वेज में कि कॉमन सॉल्यूशन हो जाए। या फिर मैं बिल्कुल रफ लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करे वो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, या जो इसको सेटिस्फाई करे वो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए। कॉम्पैक्टिबल सिस्टम क्या होता है, समझ में आ गया? दो सिस्टम कॉम्पैक्टिबल होंगे या नहीं होंगे, ये इक्वेशन आपने याद करनी है। ठीक है, अब ये इक्वेशन याद करनी है और इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो कॉम्पैक्टिबल होंगे और अगर ये 0 ना आए तो कॉम्पैक्टिबल नहीं होंगे। 0 आ जाए तो कॉम्पैक्टिबल होंगे और 0 नहीं आए तो कॉम्पैक्टिबल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, सर इतनी बड़ी इक्वेशन है, याद कैसे रखेंगे? ठीक बात है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे याद रखेंगे। याद रखने की ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे मैं सिखाता हूँ ऐसे याद करना, कभी नहीं भूलोगे। फिर बच्चे के चल सर याद तो कर लेंगे, मान लिया सर हम आपकी बात मान के याद कर लेंगे, फिर हमें तो यही नहीं पता अभी तक तो जो आपकी क्लास लेवल पे होता है कि ये जो नोटेशन है इनका क्या यूज है, ये होते क्या है। ठीक बात है। अब एफ कौन है, जी कौन है, यहाँ पे ये डेरिवेटिव कैसे निकाले जाएंगे, ये क्या चीज़ किस चीज़ की नोटेशन है, तो सारे आप डाउट आपके माइंड में होंगे। मैं वो धीरे धीरे क्लियर करता हूँ, सुनते जाना। जो पहला सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम के जो इक्वल टू का निशान है सबको एक साइड ले आओ। एक साइड लेने के बाद क्या बन जाएगा, एक्स पी माइनस सॉरी वाई क्यू, ये बन गया। ये 3 टर्म है, चाहे 300 टर्म है, चाहे 10 टर्म है, जितनी भी टर्म है सबको एक साइड ले आओ, ये बन गया। और इसको एक फंक्शन मान लो, ये अपना एफ है। ठीक बात है। आप भी मान सकते हो, नोटेशन को रटने की जरूरत नहीं है कि बुक में एफ रख दिया तो आपने एफ ही मानना है, या मैंने एफ बोल दिया तो आपने एफ ही मानना है। एफ जी एच के कोई भी दो फंक्शन मानने, आपने तो एक का नाम एफ रख लिया, मैंने कुछ और भी रख सकते हो, जस्ट ए नेम। ये नोटेशन है, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, दूसरा भी इसी प्रकार से जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है जिसके साथ कॉम्पैक्टिबल चेक करना है, आप उसको भी ऐसे ही करोगे। उसको भी एक साइड ले आओ जितनी भी टर्म है, और एक साइड लेने के बाद जो भी बनेगा बच्चों उसका नाम आपने क्या मान लिया, जी। एक एफ मान लिया, एक क्या मान लिया, जी। तो पहला डाउट तो दूर हो गया होगा, व्हाट इज द एफ, व्हाट इज द जी। ठीक बात है। फिर ये आता है, सर ठीक है, फिर ये किस चीज़ की नोटेशन होती है? ये जो नोटेशन है प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या होता है? इसको बच्चे जैकोबियन बोलते हैं कि ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव करना डबल, आपने एफ जी का डेरिवेटिव करना पार्शियल किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी। ये कैसे होता है, सुनो याद रख लेना। पहले नंबर पे कौन है, एफ, और यहाँ कौन है, एक एक्स एक पी। तो आप ऐसे करोगे, पहले एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी। एफ का दोनों के विद रिस्पेक्ट टू कर दिया। अब एफ को छोड़ दो, अब किसके ऊपर आएगी, जी की। जी के ऊपर भी ऐसे ही, जी का पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, और फिर जी का किसके विद रिस्पेक्ट टू, पी के। ध्यान से सुन लो क्या बच्चों, यहाँ दो फंक्शन है, पहले वाले फंक्शन का इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करके एक रो बना दी, और फिर दूसरे वाले का, अच्छा सीक्वेंस में याद रखना, पहले एक्स है तो पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट टू ही, फिर पी के विद रिस्पेक्ट टू ही। जी में भी ऐसे, पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट टू फिर जी के विद रिस्पेक्ट टू, और इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। दोबारा सुन लो, आपने ये निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये किस चीज़ की नोटेशन है, पहले एफ के विद रिस्पेक्ट टू
मतलब एफ का दोनों के विद रिस्पेक्ट टू, फिर जी का, और इसका हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया, सोल्व करके जो आएगा वो इसकी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार के आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वाई और क्यू के विद रिस्पेक्ट टू कर दियो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो जेड पी के विद रिस्पेक्ट टू कर दियो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो जेड क्यू के विद रिस्पेक्ट टू कर दियो। ऐसे निकाल कर आप इनकी वैल्यू सबकी फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि सर ये वैल्यू तो चलो हम फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, अब हमें पता चल गया कैसे निकालने हैं। एफ आपके सामने है, जी आपके सामने, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करके डिटरमिनेंट निकालना है। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन आपने ये यूज आ गया। अब ये कहेंगे सर ठीक है, हमने आपने बताया और हमने याद कर लिया, हम निकाल लेंगे, बट एक प्रॉब्लम अब भी आएगी। वो प्रॉब्लम ये है बच्चों कि इतनी बड़ी इक्वेशन को याद कैसे करें। ठीक बात है, याद कैसे करें। याद भी 1 मिनट में करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कभी नहीं भूलोगे, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। आपकी जो इक्वेशन है बच्चों, आपकी जो इक्वेशन है उसमें क्या वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, यही वेरिएबल होते हैं। जो जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होता है उसका नाम क्या है, पी, यानी कि पी एक्स का पार्टनर है, इसका डेरिवेटिव है, तो इसके साथ पी लिख दिया। और जब z का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे इसका नाम क्या है, क्यू, यानी कि y का पार्टनर कौन है, क्यू। ठीक है ना, z अपना है, बच गया। अब क्या करना आपने, ऊपर तो सबके एफ जी वही 2 फंक्शन है, नीचे वाले चेंज हो रहे ना, नीचे वाले याद करने में आपको सिखाऊंगा कैसे याद करने। ये दो है ना बच्चों, ये 2 एक्स पी के विद रिस्पेक्ट टू एक बारी, और एक बारी वाई क्यू के विद रिस्पेक्ट टू, फिर जेड की बारी आ गई। ठीक बात है। अब x का डेरिवेटिव कौन था, p, तो x ने किसके साथ जोड़ी बनाई, किसके साथ पेयर बनाया, p के साथ। y का डेरिवेटिव कौन था, q, तो y ने किसके साथ पेयर बनाया, q के साथ। z का डेरिवेटिव कौन है बच्चों, z के नाम के दोनों ही सेम है, तो z किसके साथ पेयर बनाएगा, दोनों के साथ। x ने अपने डेरिवेटिव के साथ पेयर बना लिया, y ने अपने डेरिवेटिव के साथ पेयर बना लिया, z के नाम के दोनों ही सेम है, तो z ने क्या किया, p के साथ भी पेयर बनाया और q के साथ भी, क्योंकि z के नाम का तो ऐसे ही p भाई, ऐसे ही q, लेकिन x का नाम का p तो है, q तो x के नाम का 0 है, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू तो x को कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से y का नाम का q है, बट y का नाम का p नहीं है, क्योंकि y के नाम का तो p 0 है, क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 होगा, लेकिन z के नाम के तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं ना, तो z ने क्या किया, दोनों के साथ पेयर बना लिया। और अब ये मल्टीप्लाई वाला और याद रखना है, p किसके साथ मल्टीप्लाई करना, जब z किसके साथ पेयर बनाए, p के साथ, और q कब मल्टीप्लाई करना, जब z किसके साथ पेयर बनाए, q के साथ। जो ट्रिक मैंने बताई है उससे अगर आप याद करोगे इस इक्वेशन को कभी नहीं भूलोगे। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ ही जाता है नॉर्मली, ठीक है। और कॉम्पैक्टिबल सिस्टम आपने चेक करने हैं। अब मैं इसको एक बार कॉम्पैक्टिबल सिस्टम चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे चेक करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। देखो इसको चेक कैसे करेंगे, ये सारी वैल्यू देखो। अब मैं आप इसको वैल्यू निकाल के सोल्व करके दिखाता हूँ प्रॉपर कैसे करेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, एक बारी मैं पूरा फार्मूला लिखता हूँ, फिर आप समझ लेना, सीधी वैल्यू पुट करूँगा। इसका करना है आपने x और p के विद रिस्पेक्ट टू, तो f का विद रिस्पेक्ट टू x और f का विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है। फिर g का विद रिस्पेक्ट टू x और g का विद रिस्पेक्ट टू p। वैल्यू पुट करो इनकी, फिर डिटरमिनेंट निकालना है। वैल्यू पुट करते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, f का विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बन जाएगा p, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू p क्या बन जाएगा x। ये है ना बच्चों f आपका, ये f है, इसको याद रखना, ये f है, ठीक है। फिर g का विद रिस्पेक्ट टू x, ये रहा g का विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपने x। अच्छा एक बात और याद रखना, जो कॉम्पैक्टिबल सिस्टम कर रहे हो ना, तो z को भी ऐसा ही वेरिएबल मानना जैसे x y z। कई बार बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करें ना, इसका लिख देते हैं z वेरिएबल है, z का कर ली z बाई कर ली x। नहीं, जब कॉम्पैक्टिबल चेक कर रहे हो, जैकोबियन निकाल रहे हो, तो सेम वेरिएबल, आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो g का विद रिस्पेक्ट टू x, ये यहाँ पर x है, तो यहाँ से बन जाएगा ये p, और बार z है तो ये बन गया pz, ठीक है। और फिर g का विद रिस्पेक्ट टू p, नहीं एक x का ये भी बनेगा भाई, x यहाँ भी है ना, तो -2y। और फिर g का विद रिस्पेक्ट टू p यहाँ है तो zx, p का 1 बन जाएगा, x ये zx बन गया, बार मल्टीप्लाई होने की वजह से। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, pzx माइनस इसकी मल्टीप्लाई
एक्स पी जेड और प्लस का बन गया 2yx, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2xy मैंने यहाँ पुट कर दी। ब्लैक बोर्ड इतना नहीं है कि पूरा क्वेश्चन में एक साथ सोल्व करवा सकूँ, ये मेरे साफ करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ लो इसकी जो भी वैल्यू आई यहाँ पुट कर दो, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, मैं आपको एक एक वैल्यू करके निकाल के दिखाता हूँ। अब इसकी निकाल दी मैंने। अब क्या करना है, x और ये निकालना है वाई क्यू। तो वाई क्यू दूसरी टर्म है ना अपनी, तो देखो f का विद रिस्पेक्ट टू y, f का विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। फिर g का विद रिस्पेक्ट टू y और g का विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये हो गया आपका। इनकी वैल्यू पुट करो। f का विद रिस्पेक्ट टू y ये रहा माइनस क्यू, और विद रिस्पेक्ट टू क्यू माइनस वाई, ठीक है। इसका विद रिस्पेक्ट टू y ये रहा वाई, विद रिस्पेक्ट टू y करो क्यू जेड, और यहां से भी बनेगा विद रिस्पेक्ट टू y माइनस का 2x, यही होगा। फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू, विद रिस्पेक्ट टू क्यू यहां से होगा जेड वाई। डिटरमिनेंट निकालो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस क्यू जेड वाई, इसके साथ माइनस माइनस प्लस वाई क्यू जेड माइनस, देखो माइनस ये प्लस और एक फार्मूले के नाम की दोबारा माइनस, ये बन जाएगा 2xy, ठीक है। और ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ये बचेगा माइनस के 2xy, तो ये आप पुट कर दो इसकी वैल्यू भी, ठीक है। इसके बाद अब इसकी वैल्यू निकालनी नेक्स्ट वाले की, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये तो सेम ही है, नीचे चेंज होगा। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है आपने, ZP, ठीक है बच्चों। ZP करोगे तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू Z, विद रिस्पेक्ट टू P, विद रिस्पेक्ट टू G का भी एक बार Z और एक बार G का विद रिस्पेक्ट टू P, ये बन गया। अब इनकी वैल्यू पुट करो निकाल के। F का विद रिस्पेक्ट टू Z, ये रहा F, Z तो इसमें है ही नहीं, जीरो। फिर बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान से, जब ये चीज़ निकाल रहे हो तो Z भी एक सिंपल वेरिएबल है जैसे XY है, P भी एक वेरिएबल है। ऐसे मत कर देना कभी Z का विद रिस्पेक्ट टू x करते समय कर ली Z बाई कर ली x, उसको P बना दो, ठीक है। इसमें Z नहीं है तो जीरो, और विद रिस्पेक्ट टू P ये बनेगा x, ठीक है। फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू Z ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा Px QY, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा, ब्रैकेट कॉन्स्टेंट एज इट इज रह जाएगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू P का डेरिवेटिव एक बारी P है, तो बच गया ZX, ये आ गया आपका, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जीरो, ध्यान रखना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जीरो, ये माइनस में लिखा जाएगा, माइनस का x² P और माइनस का XY P, ठीक कर दिया मैंने मल्टीप्लाई x² P, ठीक है। अब सुनना, ये वैल्यू आई है इसकी, लेकिन इसके इनटू में क्या है P, तो P भी मल्टीप्लाई करके लिख लो, मैं साथ में लिख देता हूँ, माइनस x² एक P ये है, मल्टीप्लाई में आ गया। याद रखना बच्चों, ये वैल्यू ओनली इसकी आई, अपने इनटू में क्या P, तो साथ में मल्टीप्लाई कर देना, माइनस XY P², ये आ गई, ठीक है। एक वैल्यू और बच गई, वो और निकाल लो, ठीक है। वो वैल्यू निकालते हैं हम, वो क्या है, FG का जो को भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ZQ, ठीक है। अब ये पहले क्या होगा, F का विद रिस्पेक्ट टू Z और F का विद रिस्पेक्ट टू Q, फिर G का विद रिस्पेक्ट टू Z और G का विद रिस्पेक्ट टू Q। F का विद रिस्पेक्ट टू Z ये रहा F, जीरो, विद रिस्पेक्ट टू Q करोगे तो माइनस Y, ठीक है, ओके। अब इसका G का विद रिस्पेक्ट टू Z ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, क्यों, ठीक है। Z के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना, और विद रिस्पेक्ट टू क्यू करोगे तो ये है क्यू ओनली, तो ये बन गया ZY। अब डिटरमिनेंट निकाल दो, इसके साथ जीरो, ये बन जाएगा माइनस के XY P, एक ये माइनस है लेकिन एक फार्मूला के नाम के होती है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये भी क्या बन जाएगा प्लस का ये Y है ना, Y² क्यू, ठीक है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना बच्चों, देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है क्यू, इसके साथ क्यू मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया प्लस XY PQ, और ये बन गया माइनस का
वाई स्केयर क्यू मल्टीप्लाई करना तो क्यू स्केयर, ये बन गया। ठीक बात है। तो ठीक है, देखो ये वैल्यू आपने लिख ली। हाँ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगी मेरे से, पी क्यू आना चाहिए था ये। तो ये दोनों कैंसिल होगी, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों, मैं अब जो बची वो वैल्यू लिख देता हूँ आपके सामने। वैल्यू बची है आपके सामने, एक तो ये बची है यहाँ जो आपकी थी, तो ये वैल्यू बच गई आपके सामने, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वाई स्केयर क्यू बच गया एक तो, और एक ये माइनस का क्या बच गया, एक्स स्केयर पी। ये हो गया, ये आप वो हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला खोल सकते हो आप, एक बार तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखो एफ की वैल्यू, इसको यहाँ से इक्वल टू क्या, देखो इसको इस साइड ले आओ, इस साइड ले आओ, ये क्या होगा इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले आगे इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 0। अब देखो ये चीज़ है बच्चों, ये इसका पॉजिटिव तो है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये वाई क्यू माइनस एक्स पी इक्वल टू 0, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस का कोई इफेक्ट है नहीं, तो ये चीज़ यही है। इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू में कुछ भी आंसर क्या आएगा 0, यानी कि इस इक्वेशन का 0 आंसर आ गया। अगर इस इक्वेशन का आंसर 0 आ जाए तो कॉम्पैक्टेबल है, और 0 ना आए तो ये कॉम्पैक्टेबल नहीं है। अब ये बात होगी भी कॉम्पैक्टेबल तो चेक कर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं आप इसको कॉम्पैक्टेबल चेक करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे निकालें, इसको आगे एग्जाम में सोल्व कैसे करें, क्योंकि अभी चेक कॉम्पैक्टेबल, अगर ओनली ये आता आपको कि कॉम्पैक्टेबल है या नहीं है तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। लेकिन अगर ये आता है कॉम्पैक्टेबल है, चेक करने के बाद आपने सोल्व भी करना है, तो सोल्व कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे निकला वो सुन लो। एक बात है बच्चों, जेड है, जेड कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का, किस किस का एक्स और हो जाएगा। अगर मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर सेवरल वेरिएबल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाऊं तो डी जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये तो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की और कुछ नहीं है, लिख सकता हूँ। चेन रूल वगैरह में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल का है, 3 का 3 में लिखी जाती है, 4 का 4 में लिखी जाती है। अब ध्यान से सुनना, ये डी जेड, इसका नाम हम पूरी पीडी में क्या मान के आए थे, मैं क्या बोला था पी, और इसका नाम क्या बोला था क्यू इंटू डी वाई। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन से यह इक्वेशन होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 1 डाल लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, जो भी नाम, या स्टार डाल लेता हूँ, नाम ही रखना, आप कुछ भी लिख सकते हो। यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने पूरी पीडी में इस इक्वेशन को याद रखना है। ये इक्वेशन ही आपके सारे सवाल सोल्व करवाओगी। सुनो कैसे सोल्व करवाओगी, डी जेड की वैल्यू है, अब आपने क्या जेड की वैल्यू ही तो निकालनी है, सॉल्यूशन का मतलब आप पी की वैल्यू निकाल लो, क्यू की निकाल लो, या आप पुट कर दो पी और क्यू की, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। ये जेड का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन करते ही अपने आप क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, पूरी पीडी में इस पी क्यू की वैल्यू निकाल के स्टार इक्वेशन में पुट करनी है, और स्टार इक्वेशन कहाँ से बनी वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखना, हाँ ये ध्यान रखना भी पी और क्यू की वैल्यू ऐसे निकाल के ले आनी है जिसका आप इंटीग्रेशन कर सको। अब वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर लिया, इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, फिर थोड़ा बेनिफिट होगा। तो देखना, इन इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन उनका यूज करना, इन इक्वेशन में से कैसे पी क्यू की, पी और क्यू को वेरिएबल मान लो 1 मिनट के लिए, अगर वैसे मन में मान लो, अगर सोल्व करना है एक्स वाई कांस्टेंट, 2 इक्वेशन से 2 अननोन निकालने हैं, आराम से निकल जाएंगे, जिस भी प्रकार से आप यूज करो। पहले मैं इसको है ना दोनों साइड से जेड से मल्टीप्लाई कर लूँ, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 ही रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ध्यान से सुनना, पहले इसको जेड से मल्टीप्लाई किया ताकि एक टर्म कैंसिल हो जाए। ये बन गया 2ZXP, ये टर्म 2 टाइम हो जाएगी और ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, और उस साइड कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बन गया 2XY। इसको जेड से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y/z। p की तो आ गई, अब q की भी निकालनी है। q की निकाली तो पुट कर दो ना, तो किसी एक में, या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो। मान लो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, किसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, p की। आप इसमें भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। q की वैल्यू आई है, इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, p की आ जाएगी। आपकी मर्जी, आप किसी में पुट कर दो। मान लो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन है अपनी, क्या इक्वेशन थी, XP माइनस y क्यू इज इक्वल टू 0, ये था ना।
पी की वैल्यू कितनी आई है, पी की वैल्यू वाई बाई जेड, यहाँ पुट कर दो, वाई बाई जेड पुट करोगे तो पी की वैल्यू ये बन जाएगा एक्स वाई बाई जेड, और ये क्या है वाई क्यू इज इक्वल टू 0 एक्स वाई बाई जेड, इसको उस साइड ले जाओ वाई क्यू, वाई से वाई का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्यू की वैल्यू एक्स बाई जेड। बस दो वैल्यू चाहिए थी आपने, एक पी की एक क्यू की, पुट कर दो। पी की वैल्यू कितनी आई है वाई बाई जेड, और क्यू की वैल्यू कितनी आई है एक्स बाई जेड, और ये डी वाई। जेड दोनों के नीचे कॉमन सेम है तो इस साइड ले आओ, ठीक है। ये हो गया, सॉरी जेड आया ये हो गया जेड डी जेड। क्या बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी का मतलब डेरिवेटिव। देखो यहाँ डी का मतलब क्या, एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ किसका डेरिवेटिव वाई का, ये डेरिवेटिव किसका जेड का। अब मैंने लिख दिया डेरिवेटिव, कॉमन कर दिया इनको। कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं इसको खोल के लिखूं, आपने +2 में पढ़ी होगी ये बात, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, ऐसे ही होता है, पहले वाई एज इट इज और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा एक्स का, प्लस का निशान एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा वाई का। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई प्लस में कॉन्स्टेंट, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आंसर आपने निकाला था। कॉम्पैक्टिबल सिस्टम कैसे चेक किया जाता है और कैसे सोल्व किया जाता है उसको मैंने आपको करवा दिया, और सॉल्यूशन भी आप करवा दिया। इस इक्वेशन को याद रखना, स्टार इक्वेशन को, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, अगर शॉर्टकट में कैपिटल पी और कैपिटल क्यू की वैल्यू कई बार आपकी बुक में दी जाती है, तब सिस्टम को कैसे चेक किया जाता है, कॉम्पैक्टिबल है कि नहीं है, वो बहुत ईजी है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। देखो बच्चों, अगर इस टाइप से स्टेटमेंट दे रखी है तब चेक किया जाता है ये दो सिस्टम है कॉम्पैक्टिबल है या नहीं है। तो ये करली जेड बाई करली एक्स, इसका नाम क्या होता है पी, और करली जेड बाई करली वाई, इसका नाम क्या होता है क्यू। आपने क्या करना है, पी का तो करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, ध्यान से सुन लेना, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा -7, और क्यू का करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 6, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ गया -7, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया 6। ये दोनों सेम है या नहीं है, नहीं है ये सेम, तो नहीं है तो नॉट कॉम्पैक्टिबल, नॉट कॉम्पैक्टिबल। और अगर ये दोनों सेम आ गए तो कॉम्पैक्टिबल। तो ये आपने कॉम्पैक्टिबल चेक करना आ गया होगा। अब बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ये तो इतना इजी मेथड है, वो इतना क्रिटिकल मेथड था, तो हम यही ना तरीका कर लेंगे। तो आसान बात, बहुत ही, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसका एक्स चेक करो, जैसे एग्जैक्ट इक्वेशन चेक करते बिल्कुल उसी तरह है, ठीक बात है, तो हम यही कर लेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, ये मेथड तब अप्लीकेबल होगा जब पी और क्यू की वैल्यू अलग सेपरेट करके दे रखी हो, यानी कि एक इक्वेशन में ओनली पी की वैल्यू दे रखी हो, एक इक्वेशन में ओनली क्यू की वैल्यू। जो पहले वाला फार्मूला था वो जनरल फार्मूला था, वो हर जगह अप्लीकेबल होगा। अगर पहले वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखना वहाँ ना तो पी सेपरेट दे रखे थे ना क्यू, दोनों ही फंक्शन में पी भी था और क्या था क्यू भी था। यानी कि हमारे क्वेश्चन एक सिस्टम में पी क्यू दोनों थे, दूसरे सिस्टम में भी पी क्यू दोनों थे। ये तब लग सकता है जब एक सिस्टम में ओनली पी की वैल्यू होनी चाहिए और एक सिस्टम में ओनली क्यू की वैल्यू। तो कॉम्पैक्टिबल सिस्टम समझ में आ गया होगा, आगे आपने सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगी कैसे सोल्व करते हैं। इसके बाद ये क्यों जरूरत पड़ी, जो पहले वाला लैग्रेंज मेथड था वो केवल उसी के ऊपर एप्लीकेबल था। किसके ऊपर एप्लीकेबल था, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके ऊपर लैग्रेंज मेथड अप्लाई था। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल किया हमने, नॉन लीनियर। अब पी क्यू मल्टीप्लाई में कैसे आए, जो फर्स्ट ऑर्डर की तो है, ऑर्डर तो सेकंड नहीं आया, लेकिन कैसी है ये नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब पी क्यू की पावर भी आ सकती है और मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं। आगे नॉन लीनियर इक्वेशन इससे अलग किस किस तरीके से सोल्व हो सकते हैं वो आगे की वीडियो में मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना।